बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रोसेस को, हमने स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज रिकॉर्डिंग, सेकंड स्टेप होता है बेटा क्लासिफाइंग, और थर्ड स्टेप होता है आपका समराइजिंग। तो रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आई थिंक लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जर्नल को स्टार्ट किया था, और जर्नल के अंदर मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताए थे, कुछ ट्रांजेक्शन हमने पास किए, ऐसे ही है। यस सर। ओके, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, और अभी आज हम जर्नल को ही डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो आप लोगों को असाइनमेंट क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज कर रही थी, जैसे कि कुछ डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस थी वो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। इसके साथ साथ आप लोगों के पास जो क्या नाम है उसका, डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन थी, जिसमें आपकी जो ऑनर इक्विटी उससे रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन थी जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कर रही थी। तो वन बाय वन मैं वो आप लोगों से के साथ अभी डिस्कस करूंगा कि वो क्या होती हैं। लेकिन वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफा दोबारा बेटा रूल्स आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। ये रूल्स ध्यान में रखिएगा, और इसी रूल्स के बेस के ऊपर मैंने आपको सारी की सारी ट्रांजैक्शन दोबारा बतानी है। दो रूल बेटा हमने पढ़े थे। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो डेबिट होंगे। अगर आपके बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने उसको डेबिट साइड पे लिखना है। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। इसी तरह आपकी जो लाइबिलिटी है, ऑनर इक्विटी है, आपकी जो लाइबिलिटी ऑनर इक्विटी को हम बेटा क्या बोलते हैं, हम कैपिटल भी बोलते हैं। तो अगर आपकी ये इंक्रीज हो रही है तो ये क्रेडिट होंगी, और अगर डिक्रीज हो रही है तो ये डेबिट होंगी। यानी उसका रिवर्स रूल है बेटा आपका, लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी और सेल्स। जब भी ट्रांजैक्शन आएंगी, आपने ट्रांजैक्शन में सबसे पहले बेटा ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटी है, इक्विटी है या सेल्स है। उसके लिए मैंने आपको थोड़े से शॉर्टकट रूल्स भी बताए थे। उसमें रूल्स में आपको मैंने ये बताया था कि जब भी वर्ड परचेज का आ रहा होगा इसका मतलब है एसेट इंक्रीज हो रहा है। जब भी वर्ड पेड का आ रहा होगा इसका मतलब है एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है। जब भी आप ऑन क्रेडिट के ऊपर कोई चीज खरीद रहे होंगे इसका मतलब है लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। इसी तरह जब कोई भी चीज ऑनर इंट्रोड्यूस करवा रहा होगा वो उसका कैपिटल होगा। और इसी तरह बेटा सोल्ड का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि आपके बिजनेस के अंदर जो है वो सेल्स इंक्रीज हो रही। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे। अब हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। मैं आपके सामने आपकी बुक ओपन करता हूँ, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, दिस वन। ये हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट है जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। आज बेटा जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज मीन बाय सिंपल एंट्री एंड व्हाट डज मीन बाय कंपाउंड एंट्री। या जी, क्या होती है? एक होती है बेटा सिंपल एंट्री और एक होती है आपकी कंपाउंड एंट्री। इन दोनों में फर्क क्या है ये पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। बेटा सिंपल एंट्री ऐसी एंट्री होती है जिसमें दो अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, परचेजेस फर्नीचर ऑन कैश। आपने फर्नीचर खरीदा कैश के ऊपर तो फर्नीचर आपका इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर को आपने डेबिट कर दिया। ऑन कैश खरीदा तो कैश में कमी आ रही है तो कैश को आपने क्रेडिट कर दिया, तो आपने एंट्री पास की फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। दिस इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। अच्छा, कंपाउंड एंट्री फिर क्या होती है? बेटा कंपाउंड एंट्री ऐसी एंट्री होती है जिसमें नेचर ऑफ अकाउंट एक जैसी हो। अगर नेचर ऑफ अकाउंट एक जैसी हो तो आप उसको अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय हम एक ही एंट्री के अंदर उसको पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं जी परचेज फर्नीचर लैंड बिल्डिंग। अब मैंने तीन चीजें इकट्ठी लिख दी, परचेज फर्नीचर लैंड बिल्डिंग ऑन कैश ₹10,000 20,000 30,000। लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। अब आपके सामने मैंने ये तीन बोल दिया। अगर आप इन तीनों को अलग अलग पास करेंगे तो एंट्रियां तीन बनेंगी, लैंड टू कैश, बिल्डिंग टू कैश, मशीनरी टू कैश, अगर हम इसको अलग अलग पास करते हैं। लेकिन क्योंकि तीनों की नेचर एक जैसी है, तीनों ही आपके एसेट हैं और तीनों ही आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जब ट्रांजैक्शन की बेटा नेचर एक जैसी हो तो फिर आप इसकी कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री में हम क्या करते हैं, हम एक ही एंट्री पास करेंगे। हम लैंड को भी डेबिट साइड पे लिखेंगे, बिल्डिंग को भी डेबिट साइड पे लिखेंगे, मशीनरी को भी डेबिट साइड पे लिखेंगे, और उन तीनों के आगे लिखेंगे 10,000 20,000 30,000 जो उनकी अमाउंट थी। तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। 20
23 और 10 तीनों को प्लस करके जो 50,000 बनेगा वो हम कैश के सामने लिखते हैं। यानी कंपाउंड एंट्री में हम 3 एंट्रियां पास करने की बजाय अगर आपके नेचर ऑफ अकाउंट, वंस अगेन बेटा जो मैं फोकस कर रहा हूँ, अगर आपका नेचर ऑफ अकाउंट एक जैसा आ रहा हो, यानी कि सारे के सारे डेबिट हो रहे हैं, सारे के सारे क्रेडिट हो रहे हैं, तो आपको अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय हम एक ही एंट्री पास करेंगे एंड दैट एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। इसकी छोटी ये सिंपल एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, फ्रंट के ऊपर आपको नजर भी आ रही है। इसमें उसने बोला जी परचेज फर्नीचर फ्रॉम सलमान, आपने सलमान से फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर बेटा आपका एसेट है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, तो हम फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। किससे खरीदा? सलमान से खरीदा। अब जब सलमान से खरीदा, जब बेटा किसी पर्सन का नाम आ गया, तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इसका मतलब है कि आप उधार पे चीजें खरीद रहे हैं, तो सलमान क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री पास होगी फर्नीचर अकाउंट टू सलमान अकाउंट। दिस इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। जितनी भी हमने एंट्री अभी तक सीखी हैं वो सारी की सारी आपकी बेटा सिंपल एंट्रीज थी। अच्छा, कंपाउंड एंट्री क्या है? जो भी मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, अब यहाँ पे देखिए, ये उसने लिखा वी पेड ₹500 फॉर सैलरीज, 300 फॉर रेंट। सिर्फ ये एंट्री पास करनी हो, आप मुझे इसका आंसर देंगे। पेड सैलरीज ₹500, क्या एंट्री पास होगी? जी शहजाद साहब, पेड सैलरीज ₹500, पेड सैलरी ₹500, क्या एंट्री पास होगी? जी सदा बेटा। आसिया जावेद जी बेटा बोले। सर इसमें हम पे कर रहे हैं तो हमारे पेड का वर्ड आ रहा है। यस सर, तो इसमें हमारा जो है थोड़ा लाउड बोले सैलरी बेटा। अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में 500 आएगा डेबिट में, ठीक है। और जो रेंट अकाउंट है उसमें 300 आएगा, वो भी डेबिट में आएगा। नहीं 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 और नहीं, आप कैश सिर्फ मुझे आप ओके बेटा, आप सिर्फ मुझे एक ट्रांजैक्शन बताएं, पेड सैलरीज ₹500, बस इसकी क्या एंट्री पास होगी? सर सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, हाँ जी डेबिट में भी बिल्कुल बेटा सही बोला आपने, सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। यानी क्यों बेटा? क्योंकि सैलरी आपका एक्सपेंस है, आप जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आप इसको डेबिट करोगे, तो इसका मतलब है सैलरीज आपकी डेबिट हो जाएंगी। और दूसरी तरफ बेटा आप कैश पे कर रहे हो, जब आप कैश पे करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने कैश पे किया तो आपकी एसेट में कमी आई, और जब एसेट में कमी आती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो आपकी एंट्री पास होगी सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसी तरह अगर वो कहूँ जी पेड रेंट, तो उसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो बेटा मकसद यहाँ पे बेटा ये है कि आप अलग अलग एंट्रियां पास करने की बजाय आप इसकी एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। अब देखिए नीचे उसने कंपाउंड एंट्री पास की हुई है। अब आपके पास पेड के वर्ड के साथ सैलरी भी आ रही है, पेड के वर्ड के साथ रेंट भी आ रहा है। उसने क्या किया, अब यहाँ पे मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, ये देखिए, उसने सैलरी अकाउंट को भी डेबिट किया और रेंट अकाउंट को भी डेबिट किया। सैलरी अकाउंट के आगे 500, रेंट अकाउंट के आगे 300, इन दोनों को प्लस करके उसने कैश लिखा, दैट इज 800। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंड। आप अगर इसकी अलग अलग एंट्री पास करते तो अलग अलग एंट्री होनी थी, सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, तो 2 एंट्रियां पास करनी पड़नी थी आपको, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही एंट्री के अंदर इसको लिख दिया, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। जी अंडरस्टैंड बेटा, सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री का डिफरेंस समझ आ गया? जी सर। एनी क्वेश्चन बेटा यहाँ तक? नो सर। कंपाउंड एंट्री बेटा उस वक्त पास करनी है जब आपके नेचर ऑफ अकाउंट एक जैसे हो, जैसे कि अभी आपके सामने पेड के साथ था, या जिस तरह मैंने एक ट्रांजैक्शन बोली परचेज फर्नीचर लैंड बिल्डिंग, तो वो तीनों परचेज की थी, तो तीनों डेबिट हो रही थी, इसलिए मैंने तीनों को इकट्ठा लिख दिया। तो जब आप तीनों को इकट्ठा लिखेंगे तो उन सबको प्लस करके जो आप अकाउंट क्रेडिट करोगे उसके अंदर उसको लिख देना है। अभी देखिए 800 रुपया डेबिट हो रहा है और 800 रुपया ही क्रेडिट हो रहा है। बेटा याद रखिएगा, बैलेंस हमेशा हर ट्रांजैक्शन के अंदर इक्वल होना चाहिए। जितनी अमाउंट आप डेबिट साइड पे लिखेंगे उतनी ही अमाउंट आपने क्रेडिट साइड पे लिखनी है। ओके चलें, ये तो हो गया बेटा सिंपल और कंपाउंड एंट्री क्या होती है। अब बेटा हम आते हैं थोड़ा सा अपने कैपिटल अकाउंट की तरफ। अच्छा, कैपिटल अकाउंट किसको बोलते हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट बोलते हैं ओनर्स इक्विटी को, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑनर बिजनेस में जो चीज इंट्रोड्यूस करवाएगा वो ऑनर इक्विटी होगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चाहे वो पैसे हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो फर्नीचर हो, लेकिन जब स्टार्ट ऑफ द बिजनेस
उसने कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करवाई तो वो बेटा उसका ऑनर इक्विटी होगी, उसको कैपिटल बोलेंगे। जब वो इंट्रोड्यूस करवाएगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा। अगर बेटा ऑनर बिजनेस में से कोई चीज विड्रॉ कर ले अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, ये चीज बताने वाली है, कैपिटल को तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर ऑनर कोई चीज इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसकी कैपिटल में इजाफा होता है, लेकिन अगर बेटा ऑनर बिजनेस में से कोई चीज, चलते बिजनेस में से कोई चीज निकाल ले तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो उसको हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम एक्सपेंस को ट्रीट करते हैं। तो अगर बेटा ऑनर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई चीज निकालेगा तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। अब उस एक्सपेंस को हम लिखेंगे किस नाम से, तो वो एक्सपेंस जो बिजनेस में से ऑनर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकालेगा, उस एक्सपेंस को बेटा हम नाम देते हैं ड्राइंग अकाउंट का। क्या नाम देंगे, ड्राइंग्स का। यानी अगर मैं कहता हूँ उसने पैसे विड्रॉ किए बिजनेस में से अपने इस्तेमाल के लिए, तो हमारी एंट्री पास हो जाएंगी ड्राइंग टू कैश। मैं कहता हूँ उसने गुड्स जो है वो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से निकाली, तो मैं लिख दूंगा ड्राइंग्स टू गुड। अगर मैं कहता हूँ उसने फलां चीज अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए निकलवा ली, तो ड्राइंग टू दैट थिंग। यानी ड्राइंग का जो वर्ड होगा ना, सिर्फ ड्राइंग का वर्ड, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ऑनर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में से निकलवाएगा उसको हम ड्राइंग बोलेंगे। तो ये बेटा चीज ध्यान में रखिएगा। और जब बिजनेस में से पैसा निकलेगा तो ऑनर इक्विटी में कमी आएगी, और जब बिजनेस में पैसा ऐड होगा ऑनर इक्विटी में इजाफा होगा। मैं वापस आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर हम ये एंट्री पास करें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बेटा कैश आपका बिजनेस में इन हो रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है, तो कैश आपका एसेट होता है, एसेट को हमने डेबिट कर दिया। और दूसरी तरफ बेटा आपका ऑनर बिजनेस में पैसा दे रहा है, तो ऑनर इक्विटी में भी इजाफा होगा। तो दूसरी तरफ देखिए उसने कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट का हमारे पास रूल ये था कि जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? कैपिटल अकाउंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ड्राइंग जी सर ये दोबारा बता दें कि कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट कैसे होगा? ओके मैं कहता हूँ स्टार्टेड, जी मैं बताता हूँ बेटा। अभी मैं ये देखिए ट्रांजैक्शन लिखिए, मिस्टर राशिद स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹10,000। मिस्टर राशिद जो है उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 से। ये जो 10,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब उसने ये 10,000 किसी बिजनेस में लगाया है, ये बिजनेस के अंदर उसकी आया है। जब भी स्टार्टेड बिजनेस आएगा ना बेटा, याद रखिएगा जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और ऑनर आपको पैसा दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका इंपैक्ट ऑनर इक्विटी पे जाएगा। स्टार्टेड का वर्ड लाजमी आएगा। अब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो ये कैश बेटा आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब आपका एसेट इंक्रीज होता है, जब आपके बिजनेस में कैश आएगा तो आपके बिजनेस का एसेट बढ़ेगा। और जब बिजनेस का एसेट बढ़ेगा तो हमने रूल पढ़ा था कि जब एसेट बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने कैश को डेबिट किया। दूसरी तरफ ये पैसा जो 10,000 है ये ऑनर का है ना, तो ऑनर ने जब बिजनेस में लगाया तो है तो ये ऑनर का ही, ऑनर इक्विटी में इजाफा हो रहा है। और जब ऑनर इक्विटी में इजाफा होता है तो बेटा उसको हम क्रेडिट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस ट्रांजैक्शन इज कैश टू कैपिटल। ठीक है सर। ओके अच्छा, दूसरी तरफ बेटा मैंने बोला ड्राइंग्स का। अगर ऑनर बिजनेस में से पैसे निकलवा ले, पहले थे ऐड कर रहा था, अब अगर वो निकलवा ले तो बेटा जब वो पैसा निकलवाएगा तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होगा। जब वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा तो जब एक्सपेंसेस को ऐसे ही डील करेंगे जैसे कि हम जो रूल पढ़ा था कि जब वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। अब मैं कहता हूँ जी पर्सनल यूज के लिए पर्सनल इस्तेमाल का वर्ड बेटा लाजमी आएगा कि ऑनर ने पैसा निकलवाया फॉर पर्सनल यूज, तो उसके लिए हमने ड्राइंग का वर्ड यूज करना है। वैसे भी तो पैसा बिजनेस से जा रहा होता है ना, पेड सैलरीज, पेड रेंट, पेड फलां, पैसा तो फिर भी जा रहा है, लेकिन वो ऑनर को नहीं जा रहा, वो दूसरे अखराजात में जा रहा है। हम उनका अकाउंट लिखते थे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा पेड सैलरीज, आपने बोला सैलरीज टू कैश, हमने लिखा पेड रेंट, आपने बोला रेंट टू कैश। लेकिन अगर मैं कहूंगा पेड टू ऑनर फॉर पर्सनल यूज, बेटा फिर हम यहाँ पे ऑनर की जगह पे क्या वर्ड लिखेंगे, ड्राइंग्स का वर्ड लिखेंगे। ड्राइंग्स भी हमारा एक्सपेंस है, तो वो पैसा जो ऑनर पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकलवाएगा दैट मनी इज कॉल्ड ड्राइंग। तो हमारी ट्रांजैक्शन पास होगी ड्राइंग टू कैश। तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इसलिए उसको डेबिट कर दिया। उसी तरह बिजनेस में से कैश जा रहा है, पहले आ रहा था अब जा रहा है, पैसा जा रहा है तो आपके एसेट में कमी आ रही है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। तो ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। जी बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो आप लोगों को बेटा कंफ्यूज कर रहा था, कैश डिस्काउंट, जो अक्सर आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस के अंदर भी स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो रहे थे इस तरह इस ट्रांजैक्शन को हमने कैसे पास करना है। ओके व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? दो वर्ड यूज हो रहे थे बेटा ट्रांजैक्शंस के अंदर, एक वो ट्रेड डिस्काउंट का वर्ड यूज कर रहा था,
एक वो कैश डिस्काउंट का वर्ड यूज कर रहा था। तो आप उतनी देर सोचें, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं अभी आया। जी सबा बेटा, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है? व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट? फाइजा तारक जी बेटा आप बोलें, एनी आइडिया अबाउट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? सर डिस्काउंट तो वही होता है ना जिसमें आप किसी को मतलब रिलीफ दें कि आपको पैसे कम करके हम ये चीज जी देंगे। जी बिल्कुल सही है। और सर क्रेडिट दूसरे डिस्काउंट का मुझे नहीं पता, क्रेडिट डिस्काउंट का। ट्रेड 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 बेटा, ट्रेड नॉट क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट का सर, ट्रेड मेरे ख्याल में जब हम किसी के साथ ट्रेड में आता है कि जब हमने काफी मतलब बिजनेस करना हो किसी चीज का, ट्रेड मतलब तजारत वगैरह में ही आता है कि उसमें हम किसी चीज और चीजों का मतलब डिस्काउंट करते हैं कि हम आपको Okay. डिस्काउंट पे देंगे। ठीक हो गया जी। नूर फातिमा बेटा, एनी आइडिया? सर मेरे ख्याल में ट्रेड डिस्काउंट हम उससे बोल देंगे कि जब हम किसी चीज की बार्गेनिंग करने गए हैं, अभी हमने खरीदी नहीं है, तो जो शॉपकीपर हमें जितना डिस्काउंट देगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा, और अगर हम वो चीज खरीद लेते हैं तो उस पे फिर हमें जितना वो डिस्काउंट और कम करके देगा वो कैश डिस्काउंट होगा। ओके, ट्रेड डिस्काउंट का बेटा कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, कैश डिस्काउंट में जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ट्रेड डिस्काउंट बेटा क्या होता है, और से सुनिएगा, जो अक्सर हमारी कंफ्यूजन होती है। ट्रेड डिस्काउंट बेटा वो डिस्काउंट होता है जो आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, दुकानदार कहता है जी 50% ऑफ लगी हुई है, 5,000 वाली चीज आप 2,500 में ले आते हैं, तो वो जो 2,500 आपको बचा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है कि जब आपको किसी चीज में कमी मिलती है, प्राइस में कमी हो जाए या आप पेमेंट में कमी हो जाए या रिसीविंग में कमी मिले, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अच्छा, अब ट्रेड डिस्काउंट बेटा हम जिस तरह अक्सर आप देखिए आजकल लगी होती है, सेल्स लगी होती है 50% ऑफ, 20% ऑफ, 10% ऑफ, बाई वन गेट वन फ्री, ये जितनी भी बेटा मैंने अभी एग्जांपल्स दी हैं, ये सारी की सारी आपकी ट्रेड डिस्काउंट की एग्जांपल्स हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। आप दुकानदार से कोई चीज खरीदी, आपने बार्गेनिंग कर ली, बार्गेनिंग के बाद आपने प्राइस में कमी करवा ली, वो जो आपकी डिस्काउंट होगी दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट फिर क्या होता है? हालांकि लगता तो यही है कि हमने कैश में कमी करवाई है तो वो हमारा कैश डिस्काउंट होना चाहिए। नहीं बेटा, वो कैश डिस्काउंट नहीं, वो ट्रेड डिस्काउंट है। वो आपका सेल एंड परचेज के दरमियान डिस्काउंट हुआ है। कैश डिस्काउंट बेटा वो डिस्काउंट होता है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है आप लोगों को। जब हम कोई चीज उधार पे बेचते हैं या कोई चीज हम उधार पे खरीदते हैं, जब आप कोई चीज उधार पे बेचते हैं या आप कोई चीज उधार पे खरीदते हैं, तो उसके बाद जब आपकी पेमेंट करने की बारी आती है, तो उस वक्त जब टाइम पीरियड आता है, तो उससे पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो कुछ पैसे आपको छोड़ दिए जाते हैं। वो पैसे जो आपको छोड़े जाएंगे दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से किसी स्टूडेंट से मैंने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, आपने, मैंने कहा यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो ऐसा करो कि ये 10,000 मैं ना आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। आपने मुझे मोबाइल दिया और 30 दिन का मुझे टाइम दे दिया। अच्छा, आपने मुझे साथ में ये भी कहा कि सर आपको मैं 30 दिन का टाइम तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पैसे 10 दिन बाद दे देंगे ना, तो मैं आपको 2% पैसे छोड़ दूंगा, यानी 10,000 की बजाय आप मुझे 8,000 दे देना, 2,000 मैं आपको छोड़ दूंगा। अब वो जो 2,000 अगर मैं 10 दिन के बाद पेमेंट कर देता हूं, तो मुझे 10,000 पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि कितनी करनी पड़ेगी? 8,000। ये जो मैंने ऑफर किया, दैट ऑफर इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, इसने मुझे ऑफर किया। अब आप डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं, आप डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आप क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज के ऊपर आपको मिलता है। या तो आप पे कर रहे होते हैं या आप रिसीव कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे देखें ये टाइप्स ऑफ टर्म्स लिखा हुआ है 2, 10 एंड 30। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा यही है कि मैक्सिमम टाइम पेमेंट करने का आपके पास 30 दिन है। अगर आप मुझे 10 दिन के बाद पैसे दे देते हो तो आई विल ऑफर यू 2% डिस्काउंट, तो मैं आपको 2% पैसे छोड़ दूंगा। अब वो पैसे जो आप 2% छोड़ रहे हैं, वो आपके लिए एक्सपेंस है या रेवेन्यू है?
अगर आप किसी को 2% पैसे छोड़ रहे हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू होगा? एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा, और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम एक्सपेंस को लिखते हैं। सिंपल सी बात है बेटा ये। इसी तरह अगर आपको कोई डिस्काउंट दे रहा होता है तो वो आपके लिए रेवेन्यू होगा, यानी वो आपके लिए इनकम होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने बेटा ये चीज ध्यान में रखनी जो मैंने अभी बोला, ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको बेटा हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को एज अ ट्रेड डिस्काउंट के तौर पे हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी परचेज फर्नीचर ऑफ ₹50,000 एंड टेक डिस्काउंट 50%। 50,000 का फर्नीचर था, इसके ऊपर हमने 50% जो है वो डिस्काउंट ऑफर हुआ। अब आपकी एंट्री बनती है फर्नीचर टू कैश। एंट्री आपकी बनी परचेज फर्नीचर है तो कैश पे खरीदा, तो एंट्री बनी फर्नीचर टू कैश। तो यहाँ पे आपने जो अमाउंट लिखनी है वो 50,000 नहीं लिखनी, नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑफर ट्रेड डिस्काउंट 50%। तो आपने जो अमाउंट लिखनी है वो 50,000 की बजाय 25,000 लिखनी है, क्योंकि उसमें से 50% आपको ऑफ मिल रहा है। तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने ये बोला था कि आपने वही चीज रिकॉर्ड करनी है जो एक्चुअल आपने अपनी जेब से पे की है। बाकी चीजें आपने नहीं लिखनी, चाहे वो प्राइस मार्केट में ज्यादा हो चाहे उसकी प्राइस मार्केट में कम हो। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल के अंदर किसी भी जगह पे ट्रेड डिस्काउंट के नाम से नहीं लिखते। ट्रेड डिस्काउंट को हम डायरेक्टली लिखते हैं, जिस तरह मैंने अभी बोला ट्रांजैक्शन लिखते हैं और उसमें से अमाउंट को माइनस करके लिख देते हैं जितना हमें डिस्काउंट मिला होता है। जबकि कैश डिस्काउंट को जर्नल के अंदर आपको शो करना पड़ता है। क्यों शो करना पड़ता है उसकी मैं रीजन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल दी कि आप में से एक बंदे ने मुझे 10,000 रुपए का मोबाइल बेचा। अब वो जो 10,000 रुपए का बेटा आपने मुझे मोबाइल बेचा, आप में से किसी भी स्टूडेंट ने जिसने मुझे बेचा था, उसने अपने खाते में जाके लिख लिया मिस्टर अदनान से मैंने 10,000 रुपए लेने हैं। अच्छा, साथ में आपने मुझे ये भी ऑफर करवा दी कि यार 10 दिन बाद पैसे दोगे तो 8,000 दे देना। मैं 10 दिन बाद आपको पैसे देने आ गया। अब आपने मेरा खाता नील करना है। अब खाते में लिखा हुआ था 10,000, आपको एक्चुअल में मिला कितना है, 8,000। तो जब आप खाते में 8,000 लिखेंगे तो नीचे 2,000 बच जाएगा। अब वो जो 2,000 है बेटा वो आपको शो करना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ पे गए। उस 2,000 के आगे आप लिखेंगे डिस्काउंट, कि ये मैंने मिस्टर अदनान को डिस्काउंट दिया है। अगर आप बेटा वो खाते में 2,000 नहीं लिखेंगे तो आपका बैलेंस इक्वल नहीं होगा, वो हमेशा आपके खाते में 2,000 शो होता रहेगा। तो यही नेचर बेटा यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की है। अगर आपने एक दफा ट्रांजैक्शन पास कर ली कि मैंने फलां बंदे से इतने पैसे लेने हैं, और नीचे जब वो पैसे देने आया तो आपने उससे कुछ पैसे छोड़ दिए, तो वो जो पैसे छोड़े हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे वहां पे। इसलिए कैश डिस्काउंट को बेटा हम जर्नल के अंदर डील करेंगे, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल के अंदर डील नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, एंट्री लिख देंगे और इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको भी सिखाता हूँ आगे जाके। अभी फिलहाल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। एनी कंफ्यूजन बेटा ट्रेड और कैश डिस्काउंट में? नो सर, ठीक हो। ओके हो गया बेटा? कैसे पास करेंगे ये अभी हम ट्रांजैक्शंस के अंदर जाके करेंगे। मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन जो है ट्रांजैक्शंस का 1 बाय 1 पास करके दूंगा ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। बेटा देखिए, जर्नल अगर आपको बनाना आ गया ना तो लेजर एंड ट्रायल बैलेंस में आपको इतना शॉर्टकट बताऊंगा कि आप 5 से 7 मिनट में उसको कर लेंगे। सिर्फ जर्नल की एंट्रियां पास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स को। उसके बाद जो हम लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, जर्नल की बेस पे लेजर बन जाएगा और लेजर की बेस पे हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। इसलिए इसके लिए आपने कंफ्यूजन होना, सिर्फ जर्नल को आपने ज्यादा फोकस करना है। ओके, से आगे देखिए बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अच्छा, अब कुछ ट्रांजैक्शन में आता है कि चीजें खराब हो गई, चीजें थेफ्ट हो गई, चीजें लॉस्ट हो गई, चीजों का नुकसान हो गया, चीजों को आग लगी। इस तरह की ट्रांजैक्शन भी आपको आ सकती है। तो चीजें लॉस हो जाएं, चीजें थेफ्ट हो जाएं, चीजों को आग लग जाए, बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है? एक्सपेंस है ना। इसको हम ऐसे ही डील करेंगे जैसे एक्सपेंस को डील करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी गुड्स ऑफ ₹5,000 थेफ्ट, 5,000 की चीजें जो है वो हमारी चोरी हो गई या लॉस्ट हो गई किसी वजह से। तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, आपकी चीजें लॉस्ट हो गई तो लॉस्ट गुड्स को आप डेबिट कर देंगे, वो आपका एक्सपेंस है। और गुड्स में कमी हो रही है और गुड्स को आप क्रेडिट कर देंगे, यानी आपकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, लॉस्ट गुड्स टू गुड्स। तो चीजें डैमेज हो जाए, चीजें खराब हो जाए, चीजें बेटा आग लग जाए, उसकी चोरी हो जाए, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने उन चीजों को एज अ एक्सपेंस के तौर पे डील करना है। अंडरस्टैंड बेटा?
जी सर। ओके चलें, ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर किया आप लोगों को। आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग है वो बस 4-5 मिनट की और रह गई है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। जैसे ही ये हमारी रिकॉर्डिंग खत्म होगी आप एक दफा मुझे सब ज्वाइन करेंगे, मैंने कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है। लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा जैसे ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी, तो मैंने 1-2 चीजें आपसे टाइमिंग के बारे में डिस्कस करनी है, फिर आप दोबारा ज्वाइन करें, उसके बाद फिर क्लास खत्म हो जाएगी आप। अब ये देखिए अभी 8:34 हुए हैं, आई थिंक सो कि मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स की बेटा रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी ज्वाइन तो हमने 8 बजे का किया हुआ है। अच्छा चलें, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। मैं इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन पास करूंगा 1 by 1, बोलूंगा आप लोगों ने मुझे वो ट्रांजैक्शंस बतानी है। जितनी हम कर सकें वो कर लीजिएगा, जो बाकी रह जाएंगी वो आप लोगों ने खुद करनी है। रूल्स मैंने बता दिए, हर चीज मैंने सिखा दी सिवाय डिस्काउंट के। डिस्काउंट वाली मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। डिस्काउंट वाली छोड़ने के अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शन आपने खुद पास करनी है इस इलस्ट्रेशन की। ओके, पहली ट्रांजैक्शन है बेटा एक्स आपका ऑनर है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5000। एक पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 5000 रुपए से, यानी उसने बिजनेस में 5000 रुपया लगाया। एक्स बेटा मालिक होगा, एक्स का नाम उसने किसी मालिक का नाम लिखा है। तो मैंने बोला था जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल में इजाफा हो रहा है, तो क्या एंट्री पास होगी जी आसिया बेटा? पहली एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल बेटा, सिंपल वन। कैश आपका इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ आपका कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स जी, परचेज गुड्स बेटा, परचेज का वर्ड आया, इसका मतलब है कोई चीज आपके बिजनेस में इन हो रही है। जी नूर फातिमा बेटा आप बताएं। परचेज गुड्स सर ये आएगा गुड्स टू कैश अकाउंट। जी, अब देखिए गुड्स तो लिखा है, परचेज आपकी परचेज में इजाफा हो रहा है तो आपने उसको डेबिट कर देना है। कैश क्यों किया बेटा आपने क्रेडिट? यहाँ पे कैश का वर्ड तो लिखा ही नहीं था कहीं पे भी। सर लिखा नहीं है तो पैसे तो जाएंगे। सिंपल बेटा, मैंने आपको एक लॉजिक बताई थी कि अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं और उसके साथ कुछ भी मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड होगा कि वो कैश परचेज है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो पे किया ना उसके बदले। लेकिन अगर उसमें ऑन क्रेडिट का वर्ड लिखा है तो इसका मतलब है कि वो चीज आपने उधार पे खरीदी है। अब नीचे वाली ट्रांजैक्शन देख लें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने ये चीज उधार पे खरीदी है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी जी फायदा बेटा? परचेज गुड्स, कोई चीज बिजनेस में इन हो रही है। उमर दराज साहब। यस सर, मैं आ गई। जी जी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेटा, क्या एंट्री पास होगी? सर जो हमने परचेज किया है तो गुड्स परचेज किए हैं तो सर वो हमारे डेबिट में जा रही हैं। ठीक है, ऑन क्रेडिट। और ऑन क्रेडिट तो सर ये हमारा मतलब क्रेडिट पे लिया है तो सर ये क्रेडिट पे ले रही है, पैसों पे ले रही है, तो हमारे क्रेडिट में कमी आ रही है, तो सर ये उसमें जा रही है एक्सपेंस में। नहीं, ऑन क्रेडिट पे लिया तो उधार पे लिया तो बेटा आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। जब आप कोई चीज उधार पे खरीदते हैं तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो आपने किससे खरीदा? सर्वर से। सर कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। नहीं, गुड्स अकाउंट टू सर्वर अकाउंट आएगा बेटा। गुड्स अकाउंट, देखिए परचेज गुड्स है तो बेटा गुड्स में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है कि गुड्स को आपने डेबिट करना है। ऑन क्रेडिट उधार पे खरीदी, उधार पे खरीदने का मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो बेटा वो क्रेडिट होती है। अब किससे खरीदा? सर्वर से खरीदा, तो एंट्री पास होगी गुड्स टू सर्वर। ऊपर एंट्री पास हुई थी गुड्स टू कैश, क्योंकि आपने कैश पे खरीदा था। यहाँ आपने खरीदा है गुड्स टू सर्वर। तो जब भी बेटा आप उधार पे खरीदेंगे तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी। अच्छा, अब आप आगे देखिए, परचेज फर्नीचर, सिंपल वन। जी सदफ बेटा, परचेज फर्नीचर। सर फर्नीचर टू कैश अकाउंट। जी बिल्कुल, क्योंकि फर्नीचर। जी सर, फर्नीचर टू कैश अकाउंट। फर्नीचर इसमें डेबिट हो जाएगा और कैश इसमें क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उसने आगे कैश मेंशन नहीं किया था, तो अंडरस्टूड है कि जब आप कुछ चीज मेंशन नहीं है तो उसका मतलब है वो कैश ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब आगे देखिए, सोल्ड गुड्स। सोल्ड, सेल का वर्ड आया बेटा। जी कविश बेटा, क्या आएगा? सर इसमें आएगा कैश टू गुड्स अकाउंट। नहीं, सोल्ड का जब वर्ड आया आपने पहले तो सही बोला है, कैश डेबिट होगा, लेकिन सोल्ड का जब वर्ड आया तो उसको सेल्स लिखेंगे, नॉट गुड्स। ठीक है, कुछ भी बेचा हो, कुछ भी आपने बेचा हो, जब भी सोल्ड का वर्ड आएगा तो उसका मतलब है कि आपकी चीजों की सेल्स बढ़ रही है, तो आपकी एंट्री पास होगी कैश टू सेल्स। अब देखिए,
अब यहाँ पे भी देखिए बेटा, यहाँ कैश का वर्ड नहीं लिखा था, तो अंडरस्टूड है कि हमने जो चीजें बेची है वो कैश पे बेची है, तो कैश डेबिट हो जाएगा और आपकी सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। अब नीचे देखें, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब आपने चीजें उधार पे बेची हैं। अगेन बेटा सोल्ड का वर्ड आया तो सेल्स बढ़ रही हैं, तो सेल्स आपकी क्रेडिट ही होंगी। ऊपर हमने कैश को डेबिट किया था, बट यहाँ पे हमारे पास कैश नहीं है, यहाँ पे हमने उधार पे बेची है। किसको बेची है? दिलावर को, तो दिलावर डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि दिलावर जो है वो डेबिट क्यों होगा? क्योंकि सर उसमें जो है अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहे हैं, Yes. वो हमारे एसेट्स होते हैं। जी बिल्कुल सही बोला बेटा। एसेट्स में इजाफा हो रहा है। आपका जब आप चीजें बेचते हो किसी को उधार पे, तो वो आपका अकाउंट रिसीवेबल होता है, और यहाँ पे जब आपने चीजें बेची तो दिलावर से आपने पैसे लेने हैं, तो आपका एसेट बढ़ रहा है। तो बेसिकली दिलावर ऐसे ही है जैसे हमारे पास कैश है, लेकिन अभी वो मिला नहीं है, इसलिए इसको डेबिट किया गया कि जब एसेट्स बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो आपकी एंट्री पास होगी दिलावर अकाउंट टू कैश अकाउंट। की पेड सैलरीज लास्ट ट्रांजेक्शन। जी रजिया बेटा क्या होगी? पेड सैलरीज, पेड का वर्ड आया। सही है, जो दिलावर ऐसे से लायबिलिटीज में शो करेंगे? लायबिलिटीज नहीं बेटा, ये अकाउंट रिसीवेबल है। जब आप कोई चीज बेच रहे हो, आपने किसी से पैसे लेने